उस दिन अगर समझौता नहीं होता तो पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच जाते हम। 10 किलोमीटर पीछे थे, 10 या 12 किलोमीटर। वो बहुत नीचे आया हुआ था जो पाकिस्तान का हवाई जहाज था। और मैं तो बड़ा तैश में आ गया भाई, मतलब चाहे जाति भावना समझो, चाहे देश की भावना समझो, चाहे कुछ समझो, मैं बड़ा तैश में आ गया। मेरा जो उस टाइम गार्ड कमांडर था, मैंने उसको बोला भाई मैं तो फायर कर रहा हूँ भाई, कुछ भी हो। उसको ये आदेश मिला हुआ था कि फायर नहीं करना। वो मेरे को रोका उसने, जान के मानने करा फिर किसी हाँ, कि फायर नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद उसने मेरी रिपोर्ट कर दी आगे। तो मेरे भी ध्यान में आ गई कि वाकई ये तो मौत को बुलाना है। हाँ, अगर तू फायर करेगा, मगर जी मैं नहीं करूँगा। जब फायर शुरू हुआ तो हम वर्कशॉप का शेड बहुत बड़ा बना रखा है सरकार ने। तो हम बाहर निकले, माँ कोई शादी में पटाखे चला रहा होगा। युद्ध का तो पता था कि भाई युद्ध होगा, क्योंकि बड़े बड़े इवन इंदिरा तक भी वहाँ पहुँच गई थी। अगली लड़ाई में इंदिरा ने भी मोर्चों पर पहुंचकर सैनिकों को प्रोत्साहित किया था। और उसने बताया था कि मेरे प्यारे जवानों, युद्ध हमारे लिए जीवन और मृत्यु का कारण बन गया है। हमें युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहाँ कलकत्ता साइड में वेपन आए थे रूस के, और वो वेपन की ट्रेनिंग देने के लिए हमें सबसे मैकेनिक को ही बुलाएंगे कि भाई ये इस तरीके से ये डिफेक्ट हो सकता है, ये नुक्स समझाएंगे बस। हाँ, वो टेक्निकल वहाँ थे न। कलकत्ता में ये हालत देखी थी कि जितने बंगाली आए हुए थे नहीं, वहाँ हम यहाँ कहते हैं नहीं, जिस तरह मेले वगैरह लगते हैं, राखी में जो भीड़ थी, ये भीड़ वहाँ हर गांव में, हर रेलवे लाइन पर भीड़ थी 71 में। क्योंकि सारा बंगला मतलब ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते थे नहीं, पूर्वी पाकिस्तान सारा भारत में बढ़ गया था, सारा यहाँ मतलब कलकत्ता में आ गया था। पैटर्न टैंक होता था अमेरिका का, और उसकी गारंटी ली थी कि भाई पैटर्न टैंक को तोड़ने का बम आज तक बना नहीं है दुनिया में। भारत वाले ने वो भी तोड़ दिया था। हाँ, लेकिन डॉक्टर बावा था एक, वो बावा मीटिंग में गया तो उस टैंक का मेटल का तो बनता ही है, एक मेटल उसका हाथ लग गया था। वो जैसे भी उसने किसी से सोर्स करके, या वैज्ञानिक है ये तो सब कुछ करते हैं, वो मेटल लेने के बाद उस मेटल के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद फिर उसने उसके लिए गोले तैयार किए कि ये गोला वहाँ जाएगा तो वो, क्योंकि टैंक की बॉडी इस तरह होती है कछुए की तरह, जैसे कछुए की खोपड़ी होती है नहीं, हाँ, वो कहीं भी लगेगा स्लिप हो जाएगी। तो टैंक के ऊपर स्लिप हो जाता था। उसने बाबा ने जो बनाया था बम, वो सबसे पहले उसके ऊपर चिपकता था और चिपक कर उसको पिघला देता था। इतनी उसके अंदर हीट थी कि उस बॉडी को पिघला देता, अंदर जाकर वो फट जाता था, और फटने के बाद मतलब दुश्मन का टैंक बचता नहीं था। तो जलते हुए देखे नहीं, जो अग्रिम पंक्ति में जल गए तो पीछे वाले टैंक छोड़ छोड़ कर ही भाग गए थे। तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान की सेना को भी आप लोगों ने अपने कब्जे में लिया। हाँ, 1 लाख से थोड़े बहुत 94,000 के करीब थे वो। 94,000 के करीब सैनिकों को अरेस्ट किया। अपने देश की जेड़ा में रहे उनके सैनिक न्यू कहे थे कि पाकिस्तान पर कुछ भी मनवास थे उस टाइम, भाई जो सा कब्जे में लिया वो भी छोड़ दिया, फिर जो कुछ था। देखो, आप ये मत समझना, हम भी कई बार गाँव होता है, किसी भी गरीब के प्लाट के ऊपर अगर हम कब्जा कर लेते हैं, शायद गरीब में ये ताकत ना हो कि वो आपसे या मेरे से, उसने सिलेंडर कर दिया था। और सिलेंडर करने के बाद उसने जो शब्द कहे थे, आज भी वो लिखित में है कि भाई मैं तेरा अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। और ये स्वीकार जो है नहीं, ये देश हमेशा मानेगा इस अधीनता को।
तो उनका कोई भी सामान या कोई भी चीज़ रखना, फिर हिंदुस्तान भी मतलब अपना, तो आपको तो पता ही है कि हिंदुस्तान के तो युवक और समाज भी ऐसा है कि हम किसी के ऊपर कब्जा करना चाहते नहीं। उस दौर में भी सर्जिकल स्ट्राइक हो कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक से भी मतलब भयंकर स्ट्राइक होती थी। मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमें ये बता दिया गया कि भाई आज रात को हमारा एडवांस है, और आप विश्वास करें कि जैसे ज़मीन हिलती है नहीं हल्लड़ में, ये इस तरीके से ज़मीन हिलती, जो हैवी तोपों का फायर होता था नहीं, ज़मीन हिलती थी। तो सेना में रहे हो तो थोड़ा सा सेना के बारे में बताओ कि सेना के कहाँ कहाँ आप लोगों ने संघर्ष किया सेना के बारे में। उस ज़माने में सेना के पास साधन नहीं थे, सबसे बड़ी कमी थी। आज़ादी का दौर था, संसाधन कम थे। मैं 65 के बाद की बात बता रहा हूँ। 65 की लड़ाई में मैं शामिल था। 65 की लड़ाई में जो युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ किया, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमारे से भी बड़ा कंगाल था, संख्या में भी कम था, लेकिन वो क्या करें, नहीं बकाया लाग रहा है, वो बका रखा था किसी ने। नंगड़गणे कूदे करेंगे। हाँ, अमेरिका जैसों ने मतलब उसको हवा दे रखी थी कि तेरे घबराने की ज़रूरत नहीं, सातवां बेड़ा तेरी खातिर है हमारा। तो उन आदमियों ने मतलब हमने वो युद्ध किया। युद्ध में नुकसान तो होते ही है, आज तो हिसाब मांगते हैं ना। युद्ध में हिसाब किस किस का देंगे? इस गांव में अगर 10 मकान गिर गए बम्बारमेंट में, तो वो कौन सा हिसाब में शामिल होंगे वो? तो युद्ध में नुकसान हुआ खूब, लेकिन दुर्भाग्य पाकिस्तान वालों का यह था कि एक चक्की नदी है पठानकोट के आसपास, एयरपोर्ट के नज़दीक। पाकिस्तान के एरिया में बड़े थे हम। हाँ बिल्कुल। अच्छा। पाकिस्तान लाहौर, हमें उस दिन अगर समझौता नहीं होता तो पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच जाते हम। 10 किलोमीटर पीछे थे, 10 या 12 किलोमीटर। हम तो पहले तो कभी गए ही नहीं थे वहाँ, लेकिन जो लोग बताते थे कि भाई 10-12 किलोमीटर दूर लाहौर है, और हम बड़ा घमंड से ये कह रहे थे कि यार लाहौर में चलेंगे। वहाँ एक पठानकोट से इस साइड में चक्की नदी है। रात को जो अटैक होते हैं नहीं, सेना में जो हवाई जहाज़ों के अटैक होते हैं, वो रात के टाइम जो होते हैं, वो जो स्थान बताए जाते हैं नहीं कि वहाँ जाकर, लेकिन वो चक्की नदी ने भारत की इतनी मदद की। वो एयरपोर्ट के नज़दीक थी, वो हवाई मतलब चमकती थी, उसमें पानी चलता था, और वो ये सोचते थे ये हवाई जहाज़ उतरने का जो स्थान है नहीं, वो यही है। वो वहाँ अपने बम खाली करके चले जाते। मैं मेरी भी एक दिन की कहावत बताता हूँ। मैं उस टाइम मैकेनिक ही था भाई। हम नया नया इक्विपमेंट को रिपेयर करके और जो कर सकते थे वो। मैं दोपहर के टाइम की बात है, दोपहर बाद था बल्कि, पाकिस्तान का नज़र आता है, बहुत नीचे आकर उसने अटैक करना पड़ता है। बम्बारमेंट जो है नहीं, वो बहुत नीचे आया हुआ था, जो पाकिस्तान का हवाई जहाज़ था। और मैं तो बड़ा तैश में आ गया भाई, मतलब चाहे जाति भावना समझो, चाहे देश की भावना समझो, चाहे कुछ समझो, मैं बड़ा तैश में आ गया। मेरे पास तो बड़ा हथियार था नहीं, क्योंकि हम तो जो सेना जो है नहीं, फाइटिंग फोर्स न्यारी होती है, उनके पास तो बड़े बड़े हथियार होते हैं। हम तो सहायक सेना के होते थे भाई, हम तो रिपेयर करने वाले थे, हमारे पास बड़े हथियार नहीं होते थे, छोटे लाइट मशीन गन तक के होती थी। मेरा जो उस टाइम गार्ड कमांडर था, मैंने उसको बोला भाई मैं तो फायर कर रहा हूँ भाई, कुछ भी उसको ये आदेश मिला हुआ था कि फायर नहीं करना। वो मेरे को रोका उसने, जान के मानने करा फिर किसी। हाँ, कि फायर नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद उसने मेरी रिपोर्ट कर दी आगे कि भाई ये फायर करेगा। मेरे को बुला लिया हमारा जो अफसर था उसने,
हाँ महावीर क्या बात है हमारे साहब, मैं आगे भी नहीं पीछे हटूंगा, मैं फायर करूंगा अगर मेरे को मेरी तरफ पाकिस्तान का उसने मेरे को समझाया बेटा उसकी ऊंचाई जो है नी, हमारे पास जो हथियार है नी, ये हथियार की गोली वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। आप कितना सोच रहे होगे, हमारे पास जो हथियार है ये तो 100 मीटर तक पहुँच जाएगा इसकी गोली, लेकिन वो कम से कम 400-500 गज ऊपर है और वहाँ तक तो ये कंकर मतलब पहुँच ही नहीं सकता, तो तुम क्या उसको नुकसान। लेकिन एक बात जरूर हो जाएगी, हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा दुश्मन को कि यहाँ से फायर आ रहा है, और ये लोकेशन का पता चलता है हमारे ऊपर वो अटैक कर देंगे, हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेटा कुछ भी सोच के आपने फायर नहीं करना। तो भाई फिर तो मेरे भी ध्यान में आ गई कि वाकई ये तो मौत को बुलाना है। हाँ अगर तू फायर करेगा माँ जी मैं नहीं करूँगा। उसके बाद हमने भाई जाते थे आगे जहाँ जहाँ साथ के साथ सेना के साथ चलना पड़ता था आपको भी, सेना के साथ साथ चलना पड़ता था। वह जो हथियार है उनको ठीक करना है। वो सेना मूवमेंट जो एक बार उन्होंने जगह बना ली नहीं, चाहे तोप है चाहे बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो मूवमेंट नहीं करती थी बाद में, उनको कैमोफ्लेज कहते हैं। वो अपनी आड़ में रहते थे। उसके बाद वहाँ जाकर चेक करेंगे तो मैकेनिक चेक करेंगे, मिस्त्री चेक करेंगे, कोई समस्या है तो मिस्त्री जाकर ही उनको चेक करते थे, और वो हम जाते थे भाई, और अपना सौभाग्य समझते थे हम तो कि भैया। अगला युद्ध भी लड़ा फिर आपने? हाँ जी, अगली लड़ाई भी लड़ी? हाँ खूब लड़ी। ये 4 तारीख की बात है, शायद 3 या 4 दिसंबर की। जब फायर शुरू हुआ तो हम वर्कशॉप का शेड बहुत बड़ा बना रखा था सरकार ने, तो हम बाहर निकले। माँ कोई शादी में पटाखे चला रहा होगा, युद्ध का तो पता था कि भाई युद्ध होगा, क्योंकि बड़े बड़े इवन इंदिरा तक भी वहाँ पहुँच गई थी। अगली लड़ाई में इंदिरा ने भी मोर्चों पर पहुंचकर सैनिकों को प्रोत्साहित किया था, और उसने बताया था कि मेरे प्यारे जवानों, युद्ध हमारे लिए जिंदा जीवन और मृत्यु का कारण बन गया है, हमें युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहाँ कलकत्ता साइड में वेपन आए थे रूस के, और वो वेपन की ट्रेनिंग देने के लिए हमें सबसे मैकेनिक को ही बुलाएंगे कि भाई ये इस तरीके से ये डिफेक्ट हो सकता है, ये नुक्स समझाएंगे बस। हाँ वो टेक्निकल वहाँ थे, क्योंकि वो समुद्र के नज़दीक था, वहाँ बंदरगाह थी, बंदरगाह पर वो वेपन उतरे थे, बहुत बड़ी बड़ी तोप थी, 180 mm की कहते थे। तो भाई वो ट्रेनिंग लेकर हम आ गए थे। हमने कलकत्ता में ये हालत देखी थी कि जितने बंगाली आए हुए थे नहीं, वहाँ हम यहाँ कहते हैं नहीं, जिस तरह मेले वगैरह लगते हैं, राखी में जो भीड़ थी, ये भीड़ वहाँ हर गांव में, हर रेलवे लाइन पर भीड़ थी 71 में, क्योंकि सारा बंगला मतलब ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते थे नहीं, पूर्वी पाकिस्तान सारा भारत में बढ़ गया था, सारा यहाँ मतलब कलकत्ता में आ गया था। तो इतने आदमियों का रख रखाव करना, उनको साधन देना, मेडिकल एड देना, खाना फूड रिहाइश की जगह देना बहुत असंभव थी। तो भाई युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हम फिर मोर्चों पर आ गए। मोर्चों पर आने के बाद जो हमारे से होश गया, पूरा जोश के साथ हमने देश की सेवा करने का प्रयत्न किया, और रात को आदेश मिले तो रात को रिपेयर किया, दिन को आदेश मिले तो दिन को रिपेयर किया। कितने दिन चला वो युद्ध? वो युद्ध चला 17 तारीख तक। 17 को सीज फायर हो गया था। तो फिर जो बताया जा रहा है कि उस दौर में आप लोगों ने जो ये जम्मू कश्मीर का आज़ादी हिस्सा था वो भी कब्जे में कर लिया था उस टाइम। हमने मतलब उस पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रकबा जो था नहीं,
देखो मैं ये तो उन स्थानों का नाम तो मेरे को अभी नहीं याद कि उसका क्या क्या नाम था, कर्ण सेक्टर या कुछ थे वहाँ। उनका दुर्भाग्य था पाकिस्तान वालों का। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और उन वैज्ञानिकों ने जो एमुनेशन तैयार किया था ने पैटर्न टैंक होता था अमेरिका का, और उसकी गारंटी ली थी कि भाई पैटर्न टैंक को तोड़ने का बम आज तक बना नहीं है दुनिया में। भारत वाले ने वो भी तोड़ दिया था। हाँ, लेकिन डॉक्टर बावा था एक, वो बावा मीटिंग में गया तो उस टैंक का मेटल का तो बनता ही है, एक मेटल उसका हाथ लग गया था। वो जैसे भी उसने किसी से सोर्स करके या वैज्ञानिक है ये तो सब कुछ करते हैं, वो मेटल लेने के बाद उस मेटल के ऊपर रिसर्च किया और उस रिसर्च के बाद फिर उसने उसके लिए गोले तैयार किए कि ये गोला वहाँ जाएगा तो वो, क्योंकि टैंक की बॉडी इस तरह होती है कछुए की तरह, जैसे कछुए की खोपड़ी होती है नहीं, हाँ वो कहीं भी लगेगा स्लिप हो जाएगी, तो टैंक के ऊपर स्लिप हो जाता था। उसने बावा ने जो बनाया था बम, वो सबसे पहले उसके ऊपर चिपकता था और चिपक कर उसको पिघला देता था। इतनी उसके अंदर हीट थी कि उस बॉडी को पिघला देता था, अंदर जाकर वो फट जाता था और फटने के बाद मतलब दुश्मन का टैंक बचता नहीं था। तो ये जलने से बहुत डरते थे। सारे टैंकों में इतना नुकसान नहीं हुआ था कि सारे टैंक तोड़ दिए थे। जब उनको जलते हुए देखे नहीं, जो अग्रिम पंक्ति में जल गए, तो पीछे वाले टैंक छोड़ कर ही भाग गए थे। तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान की सेना को भी आप लोगों ने अपने कब्जे में लिया। हाँ, 1 लाख से थोड़े बहुत 94,000 के करीब थे वो। 94,000 के करीब सैनिकों को अरेस्ट किया था। जनरल एक सरदार का नाम सरजीत सिंह था या क्या था, उसको उसने वो ईस्ट कमांड का कमांडर था। उसने वो मतलब पाकिस्तान का जो जनरल था शायद याया था, वो अरेस्ट हो गया था। अरेस्ट होने के बाद मतलब वो 94,000 सेना ने सिलेंडर कर दिया था और हथियार डालने के बाद भाई वो सीज फायर हो गया था 17 तारीख को। तो लंबे समय तक अपने देश की जेड़ा में रहे उनके सैनिक न्यू कहे थे कि पाकिस्तान पर कुछ भी मनवाया सकते थे उस टाइम, भाई जो सा कब्जा में लिया वो भी छोड़ दिया, फिर जो कुछ था। देखो आप ये मत समझना, हम भी कई बार गाँव होता है, किसी भी गरीब के प्लाट के ऊपर अगर हम कब्जा कर लेते हैं, शायद गरीब में ये ताकत ना हो कि वो आपसे या मेरे से, उसने सिलेंडर कर दिया था। और सिलेंडर करने के बाद उन्होंने उसने जो शब्द कहे थे आज भी वो लिखित में है कि भाई मैं तेरा अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। और ये स्वीकार जो है नी, ये देश हमेशा मानेगा इस अधीनता को। तो उनका कोई भी सामान या कोई भी चीज़ रखना, फिर हिंदुस्तान भी मतलब अपना, तो आपको तो पता ही है कि हिंदुस्तान के तो युवक और समाज भी ऐसा है कि हम किसी के ऊपर कब्जा करना चाहते नहीं, तो वो छोड़ दिया था सारा एरिया। पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा दिया था। पूर्वी पाकिस्तान तो मतलब आज जो बांग्लादेश बना हुआ है, मतलब ये ऐसी तसल्ली नहीं थी जो आज घटना घट रही है कि भाई ये हो जाएगा, लेकिन हो गया, दुर्भाग्य है। बाकी इस देश के ऊपर तो ये तो इतना बड़ा पेड़ है कि इसको चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कोई आदमी छू नहीं सकता इसकी टहनी को, एक पत्ते को भी मतलब आँच नहीं आने देगी। हमारी सेना आज तो इतनी सक्षम है, हमारे जवानों में इतना उत्साह है कि वो इस देश के लिए, इस देश की तरफ जो नज़र उठाकर देखेंगे नहीं, उसकी आंखों को भी निकाल कर ले सकते हैं। तो आज के दौर में जो देखते हैं कि इस सरकार में कार्रवाई करवाई गई है पाकिस्तान के ऊपर, तो उस दौर में भी जो सेना अटैक करती थी इस तरह से सीज फायर के टाइम में,
खूब अटैक के बगैर हम आगे। आपको एक रात की बात बताता हूँ मैं। हमारी जो FRT कहते हैं, जो फील्ड रिपेयर टीम होती है ने, और मैं उनको रिपेयर करने के बाद और शाम के टाइम हमें ये आदेश मिल गया कि भाई आप जाओ, आप जाओ। और हम चल पड़े। रोटी कहाँ, कौन हमारे लिए थाली लिए बैठा था, किसके बाप के भोजन। पानी भी मतलब ये हो रहा था कि भाई पानी मिलेगा या नहीं हैं। हम रात को आ गए। इतना हमें एहसास हो गया था, क्योंकि वहाँ जगह जगह पर मिलिट्री पुलिस की वो होती है। हम वर्कशॉप में पठानकोट आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उसी टाइम रोक दिया कि भाई आप सांबा सेक्टर में से बाहर नहीं जा सकते, अभी मूवमेंट बंद है, अब नहीं जा सकते। अब मूवमेंट बंद है तो बंद ही है भाई, हम अपनी जगह ढूंढ कर। अब जगह ढूंढने के बाद वहाँ तो पत्थर हैं बहुत ज़्यादा। मेरे साथ थे मैकेनिक 4 या 5 थे। अब एक हमारे साथ मतलब उस्ताद कहते थे उसको, हवलदार था, जो हम स्पेशलिस्ट थे कुछ जो रशिया। मतलब कि उस दौर में भी सर्जिकल स्ट्राइक हो कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक से भी मतलब बैंकर स्ट्राइक होती थी। मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमें ये बता दिया गया कि भाई आज रात को हमारा एडवांस है, और आप विश्वास करें कि जैसे ज़मीन हिलती है नहीं हल्लड़ में, ये इस तरीके से ज़मीन हिलती जो हैवी तोपों का फायर होता था नहीं, ज़मीन हिलती थी। तो वो रात भी जो अटैक हुए वो देखे हैं। अब हम तो करने वालों में नहीं थे। एक बंदूकड़ी हमारे पास होती थी या छोटी स्टेन गन होती थी। खुद की सुरक्षा के लिए। हैं? खुद की सुरक्षा के लिए। हाँ, खुद की सुरक्षा के लिए। बाकी सेना में उस टाइम भी बहुत भारी उत्साह था। बेशक आज के दौरान और उस दौरान का हथियारों का बहुत फ़र्क है, एमुनेशन का बहुत फ़र्क है भाई, रहन सहन का बहुत अंतर है। लेकिन उस टाइम भी हम उत्साहित थे, बहुत अति उत्साहित, जिसने कहा करें कि भाई हम लाहौर तक जाएंगे, लाहौर में जाकर ठहरेंगे हम। चलो लाहौर ना पहुंच के, लेकिन दुश्मन को वो कहा करें नानी याद दिवा दी थी। जी जी जी। हाँ, तो साथियों देख सकते हैं कि रिटायर्ड कैप्टन महावीर सिंह, जिन्होंने बताया कि उस दौर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोनों युद्धों को देखा और बड़ी बारीकी से देखा, कि नज़दीकी से देखा कि किस तरह से सेना ने पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाया था और पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि सेना जो है हमारे देश की हर समय संघर्ष करती रही है, हर दौर में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, तो सेना का समर्पण देश के लिए सदा रहा है। ऐसा नहीं कि आज के समय ही सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं, उस दौर में भी जब भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है तो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सेना ने कार्रवाई उस दौर में भी की है। तो जय हिंद, जय भारत।